डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर। समझो पहले, सबसे पहले डिसोल्यूशन मतलब क्या। डिसोल्यूशन मतलब पूरा पार्टनरशिप फर्म बंद करना, सारे असेट्स बेचना, लाइबिलिटीज रीपे करना, जो भी बचा कुचा पैसा है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको मैसेज करो, इसको लिंक भेजिए। इसके बाद देखो क्या होता है। डिसोल्यूशन कब कब करते हैं हम। सबसे पहले है डिसोल्यूशन बाय विल, या जिसको हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये क्या होता है। अब मेरे दो फ्रेंड्स थे रियल लाइफ में, दोनों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें वो लोग वीडियोस बना रहे थे। आगे कार्तिक आगे, हाँ, जिसमें वो लोग दोनों मिलके वीडियोस बना रहे थे। कौन से वीडियोस, जैसे कि वो क्या मीम वीडियो या फनी वीडियोस, सब कुछ अभी आ रहा है ना, मीम वीडियो, फनी वीडियोस, ये सब बना के वो डाल रहे थे। अब दोनों ने इसके लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। अब उसमें से जो एक फ्रेंड था ना, उसका साइड बाय साइड ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी बिजनेस था। तो वो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला फ्रेंड था वो ज़्यादा फोकस वहाँ पे भी कर रहा था और यहाँ पे भी कर रहा था। तो जो यहाँ का फ्रेंड है उसको थोड़ा ऐसे लगा कि ये क्या है, वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, बट यहाँ का पूरा प्रॉफिट ले रहा है। इसको वहाँ से भी इनकम आ रही है, मेरे यहाँ से भी इनकम, ये तो डबल कमा रहा है। दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उनका झगड़ा हो गया और उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट टूट गया और उन्होंने डिसोल्यूशन कर दिया, फर्म डिसॉल्व कर दिया, बंद कर दिया। दिस इज डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये समझ में आ रहा है, इसमें एमसीक्यूज में आ सकता है। सेकेंड होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट आपको बोलता है कंपलसरी कि डिसॉल्व करो। कोर्ट कब बोलेगा डिसॉल्व करो, जब आपका एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है, पागल हो गया है, इनकेपेबल टू परफॉर्म हो गया है, या जैसे एक पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर हो गया है और कोर्ट उसको बैन कर देती है बिजनेस करने से, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा होता है डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, पूरा फर्म इंसॉल्वेंट हो गया, डिसॉल्व करना पड़ेगा। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या पूरा फर्म इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जो भी बैन हो गई। जैसे मैं महाराष्ट्र में गुटखा बेच रही थी एक और फ्रेंड के साथ मिलके, अब महाराष्ट्र में गुटखा बैन हो गया। अब तक तो मेरा लॉफुल बिजनेस था, अब अनलॉफुल बिजनेस हो गया, मुझे बंद करना पड़ेगा, अनलॉफुल बिजनेस। एंड लास्ट होता है डिसोल्यूशन बाय एंड ऑफ अ डीड या बाय एंड ऑफ अ टर्म। हमने डिसाइड किया था हम दोनों साथ में आएंगे, दिवाली के फटाके बेचेंगे, दिवाली खत्म, फटाके खत्म, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप खत्म। समझ रहा है क्या। तो कोई एमसीक्यू आ सकता है और आपको बोल सकता है आइडेंटिफाई करो ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कंपलसरी है, एंड ऑफ अ टर्म है, जो भी है, इजी है। अब आगे बढ़ रही हूँ। डिसोल्यूशन में सबसे पहले आपको समझना होगा, हम अकाउंट्स 3 से 4 अकाउंट्स बनाते हैं मेजर। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, एंड आया अगर तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड अगर हुआ तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई रहती है और कुछ असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए हुए रहते हैं। देखो मैंने नोट्स में आपको बना के दिया है, एक बैलेंस शीट दी हुई है, आपको दिख रहा है, ग्रुप पे आया है सर, दिख रही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में से सबसे पहले पोस्टिंग समझो। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल के अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद आ रहा है। इसके अलावा जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो उसी के नीचे बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते आए थे, एग्जैक्टली सेम। यहाँ तक कुछ डाउट है, इतनी पोस्टिंग करने आएगी बैलेंस शीट में से। इसके आगे जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, बाहर पैसे चुकाने, उसको मैं रियलाइजेशन में डाल दूंगी। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो कहाँ डालूंगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि सारी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर होती है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखी जाती है, क्योंकि लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है।
ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करियो, अगर कोई पार्टनर्स लोन है, विद इन द फर्म वाली लाइबिलिटी है, एक पार्टनर के टूवर्ड्स से लाइबिलिटी है, तो इसको हम रियलाइजेशन में ना डाल के एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? पार्टनर्स लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों? क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। बंद हो गया आपके साइड पे ब्लू लाइट जल रही है, ठीक है। अब असेट्स के टूवर्ड्स जा रही हूँ। असेट्स में क्या है? सबसे पहले जितने भी असेट्स है, टैंजिबल, इनटैंजिबल, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट, एक्सेप्ट कैश बैंक, ये सारे के सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने। गुडविल भी, हाँ गुडविल भी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में सबसे बड़ा फर्क है असेट्स में का गुडविल का। वहाँ पे जो गुडविल था उसको हम बोलते थे ओल्ड गुडविल, अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ होता था तो, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। याद आ रहा है? यहाँ पे जो गुडविल है उसको ट्रीट करना है लाइक एनी अदर नॉर्मल असेट, एंड उसको कहाँ पे डालना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ रहा है क्या? रियलाइजेशन में कहाँ असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, तो कहाँ डालूंगी? रियलाइजेशन के डेबिट में। डाउट? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, गुडविल को लाइक एनी अदर नॉर्मल असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। डाउट? जनरल कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जनरल रिजर्व और कुछ। जनरल रिजर्व तो लाइबिलिटी साइड था, उसको तो किया ना डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर्स में नोट्स देखो ना, जिंदा हो बाकी सब लोग। इसके अलावा आगे बढ़ रही हूँ, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इसका हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, हाँ या नहीं? अगर कोई फिक्टिशियस असेट है जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब एडमिशन में भी अगर था तो इसको हम क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे भी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन दियर रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल में टू साइड आएगा या बाय साइड? टू साइड आएगा या बाय साइड? टू साइड, क्योंकि असेट्स में दिया हुआ है। गुडविल को हम लाइक एनी अदर नॉर्मल असेट ट्रीट करते हैं। अगर गुडविल सेल हो गया, गुडविल अगर बेचा गया फर्म डिसॉल्व होते टाइम, तो वेल एंड गुड। अगर गुडविल नहीं बेचा जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? रियलाइजेशन में छोड़ देते हैं। रियलाइजेशन में डेबिट में लिख दिया, यानी ऑटोमेटिकली लॉस बुक कर दिया। एट द एंड रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस किस में जाता है? पार्टनर्स में। तो मैं सीधा नहीं डाल के रियलाइजेशन के लॉस के थ्रू उसको शिफ्ट कर दूंगी। समझ रहे? 2 मिनट दे रही हूँ, पूरा ये बैलेंस शीट का फोटो देखो, और कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो। बैलेंस शीट की आपने पोस्टिंग कर दी, आपको 6 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पीएनएल अकाउंट नेट वाला है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। कोई चाय पिएगा? डाउट? पूरी बैलेंस शीट की पोस्टिंग जमेगी। क्वेश्चंस पूछती हूँ, आंसर करो बिना देखे। पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है, कहाँ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। कैश एंड बैंक, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, और पार्टनर्स में कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, समझ रहा है क्या? क्लियर है? गुडविल कहाँ पे? रियलाइजेशन के डेबिट में। इजी है, यहाँ तक आपने कर दिया। अब लॉजिक सुनो, हाँ। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट इमेजिन करते हो, उसमें मैंने सारे असेट्स में लेकर आ गई डेबिट में, सारी लाइबिलिटीज में लेकर आ गई क्रेडिट में। सारे असेट्स लेके आ गई डेबिट में, सारी लाइबिलिटीज लेकर आ गई क्रेडिट में।
अब जितने भी असेट्स है, आप इमेजिन करो आप बिजनेस बंद कर रहे हो, तो जितने भी असेट्स है या तो वो बेचे जाएंगे, शुभ, जितने भी असेट्स है या तो वो बेच देंगे, या तो उसको कोई पार्टनर ले लेगा, या तो वो एसेट एज इट इज रह जाएंगे, ना उसको कोई पार्टनर ले रहा है ना उसको हम बेच रहे हैं, ऐसे किसकी रहेंगे? ना उसको कोई पार्टनर लेने के लिए रेडी है, ना ही वो एसेट बिक रहा है। वो बाद में, फिलहाल ये समझ में आ रहा है, फिलहाल ये समझ में आ रहा है। अगर कोई एसेट है उसको पार्टनर ने लिया या फिर हमने उसको बेचा, जो भी उसका हो रहा है, एसेट जब आया था तब डेबिट में आया था रियलाइजेशन के, बाहर जाएगा तो क्रेडिट में। एसेट्स जब आए थे तब रियलाइजेशन डेबिट में आए थे, बाहर जाएंगे तो क्रेडिट में। पार्टनर ने लिया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, बेचा तो बाय कैश। ये समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट लॉस कुछ अलग से दिखाना है नहीं। जैसे सपोज लैंड एंड बिल्डिंग आई थी 5 lakhs पे, पार्टनर ने उसको ले लिया 6 lakhs पे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल 6 lakhs, क्रेडिट 6 lakhs दिखा रही हूँ, डेबिट 5 lakh दिखा रही हूँ, ऑटोमेटिकली 1 lakh का प्रॉफिट बुक कर रही हूँ। डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल, व्हीकल दिख रही थी 40,000 पे, उसको बेचने गई तो वो सिर्फ 30,000 पे बिकी है, तो बाय कैश कितना लिखूंगी? 30,000। जब असेट्स बैलेंस शीट में से लाया था तब कितने पे लाया था? 40 पे। बेच रही हूँ कितने पे? बेच रही हूँ 30 पे, ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया 10,000 का। जो वैल्यू दी हुई है एग्रीड वैल्यू, जिसपे पार्टनर ने लिया या जिसपे कैश बैंक में बेचा, वो हम सीधा सीधा लिख देंगे। अब पहले 2 साल पहले के अगर आप सैंपल पेपर के सम सॉल्व करते हो तो जो असेट नहीं बिक रहे उसको हम वैसे ही छोड़ देते थे, अज्यूम करते थे कि ये असेट्स बिके ही नहीं है। जैसे फर्नीचर है 5,000, फर्नीचर के बारे में ना ये दिया हुआ है कि पार्टनर ने लिया, ना ये दिया हुआ है कि कैश बैंक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फर्नीचर 5,000 बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन में आया बस। अब उस फर्नीचर को पहले 2 साल पहले तक हम क्या करते थे? छोड़ देते थे एज इट इज। अब सीबीएसई ने न्यू रूल निकाला है कि उसको एज इट इज मत छोड़ो, अज्यूम करो अगर कोई एसेट के बारे में हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया अलग से, तो अज्यूम करो कि हमने उसकी बुक वैल्यू पे उसको बेचा है, बुक वैल्यू पे बेचा है, यानी बाय कैश लिखूंगी। फर्नीचर की अमाउंट क्या थी? 5,000, तो कितना लिखूंगी? बाय कैश 5,000। एक और बार, अगर कोई असेट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना ये दिया हुआ है कि पार्टनर ने लिया, ना ये दिया हुआ है कि कैश या बैंक से हमने बेचा है, तो पहले हम क्या करते थे 2 साल पहले तक? अगर आप मेरी 2 साल पुरानी बैच में होते तो मैं आपको बोलती हूँ उसको इग्नोर करो, कुछ मत करो, उसको छोड़ दो। बट अब आपको क्या करना है? अब आपको वो असेट उसकी बुक वैल्यू पे बेचा गया है ऐसा अज्यूम करना है। असेट बेचा गया है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में अमाउंट कौन सी? बुक वैल्यू। बट ये बाकी सारे असेट्स पे लगता है एक्सेप्ट गुडविल। कैश ही बेचेंगे उसको। हाँ, बाकी सारे असेट्स पे ये रूल लगता है एक्सेप्ट गुडविल। यानी गुडविल रियलाइजेशन डेबिट में तो आ गया सिद्धेश, गुडविल रियलाइजेशन डेबिट में तो आ गया, क्रेडिट में आएगा या नहीं? अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये गुडविल पार्टनर ने लिया तो आएगा, क्वेश्चन में दिया है कि ये गुडविल कैश या बैंक से बेचा गया तो आएगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो नहीं आएगा। फॉर ऑल द इंटेंजिबल असेट्स। तो बस उधर डेबिट से दिखा के छोड़ दो। हाँ, इनफैक्ट ये जो बेचा जाने वाला रूल है ये ज्यादातर टैंजिबल असेट्स पे ही लगता है। हाँ, ऑल इंटेंजिबल असेट्स को वैसे ही छोड़ देना। समझ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ रही हूँ। आपको गुडविल ही दिया जाता है मोस्टली, गुडविल से ज्यादा आगे देते नहीं है। अब असेट्स, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट था, अनरिकॉर्डेड था, एक चेयर थी मेरे पास, मैंने लिखी ही नहीं थी बुक्स में, रिकॉर्ड करना रह गई थी, अब वो चेयर बेची जा रही है,
क्या मैं बोलूँ ना वो अनरिकॉर्डेड था इसलिए ना वो मेरे बैलेंस शीट में था ना मेरे रियलाइजेशन में आया, अनरिकॉर्डेड था तो ना वो मेरे बैलेंस शीट में था ना वहां से मेरे रियलाइजेशन में आया। अब बेचा तो जा रहा है, एसेट बेचा जाता है तो कहाँ पे लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय कैश, कैश में टू रियलाइजेशन। समझ रहा है क्या? जितने भी आप ये क्रेडिट इफेक्ट्स दे रहे हो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा डेबिट इफेक्ट। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे, कैश लिखा है तो कैश में सेकेंड इफेक्ट देंगे। पक्का 100%। अब मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ, आपको दिख रहा है आपका एक प्लांट एंड मशीनरी 50,000 पे। क्वेश्चन में दिया है प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन बाय पार्टनर ए एट 40,000। तो बाय पार्टनर ए या बाय एस कैपिटल अकाउंट 40,000, एस कैपिटल में टू रियलाइजेशन 40,000। हर बार जब भी आप लिखते हो ए या बाय कैश है जो भी पार्टनर कैपिटल कैश, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ब्रैकेट में लिखो ये कौन सी वाली एंट्री है। अब आप समझ रहे हो हर एक जगह का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जा रहा है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। तो आपने लिख दिया टू रियलाइजेशन, ए में लिख दिया 40,000, बट बेटर प्रेजेंटेशन है टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में कि ये मशीनरी का है 40,000। यानी दोनों साइड पे ब्रैकेट्स में बताओ ये किसकी एडजस्टमेंट हो रही है। अब सेकंड, मशीनरी दिख रही थी 50,000 पे, हमने उसको बेचा है कैश में 60,000 पे, एंट्री बाय कैश 60,000 और कैश में टू रियलाइजेशन 60,000। समझ में आ रहा है क्या? मशीनरी थी ही नहीं, बैलेंस शीट में कहीं दिख ही नहीं रही है। अब मुझे याद आया कि अरे हाँ एक मशीनरी भी है, उसको हम 50,000 की है बट 30,000 में बेच रहे, एडजस्टमेंट है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी ऑफ द वैल्यू 50,000 नाउ सोल्ड फॉर 30,000। तो रियलाइजेशन में बाय कैश कितना, 30 की 50, 30 अल्टीमेटली जितने पे बेचा जा रहा है वो, एंड कैश में टू रियलाइजेशन कितना, 30। समझ रहा है क्या? उसको मशीनरी को दिखाएंगे नहीं, क्यों दिखाएंगे, अनरिकॉर्डेड है ना। पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं, समझ में आ रहा है क्या? 100%। अगर मशीनरी दिया हुआ है 50,000 और कोई नीचे एडजस्टमेंट है ही नहीं तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हमको क्या अज्यूम करना है, बेचा जा रहा है किस पे, बुक वैल्यू पे। तो बाय कैश कितना लिखोगे, 50,000, हाँ या नहीं? कैश में टू रियलाइजेशन कितना, पूरे असेट साइड में डाउट। मेरे नोट्स में देखो असेट साइड में मैंने आप लोगों को जो अभी फॉर्मेट बना के दिया है उसमें मैंने लिखा है रियलाइजेशन में टू असेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट। मैडम दरवाजा बंद करो ना दोनों। टू असेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट दिख रहा है। बाय साइड पे असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर होते हैं या असेट्स सोल्ड होता है। टेकन ओवर बाय पार्टनर होगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सोल्ड होगा तो बाय कैश या बैंक अकाउंट। याद आएगा ये फॉर्मेट? रियलाइजेशन को टैली नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसको प्रॉफिट एंड लॉस करनी, प्रॉफिट एंड लॉस करनी, प्रॉफिट एंड लॉस टैली होगा ना। रियलाइजेशन को टैली करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। नॉर्मल वैसे ही टैली करते हैं। मुझे सदमा आ जाएगा आपके डाउट से, मैं सच्ची बोल रही हूँ। बोलती है रियलाइजेशन को टैली नहीं करते तो क्या करते हैं? अरे इस साइड शिफ्ट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि सारे असेट्स हम नीचे से। अरे पर कितने पे बेच रहे हैं वो वेरी कर रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है ना। यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे 30 आया, तो कैसे टैली होगा? 20। बाकी सब जिंदा हो क्या? या एफएमएम में ही अब तक बाकी सब जिंदा हो? पक्का डाउट। लाइबिलिटीज पे बढ़ू,
जितनी भी लाइबिलिटीज थी एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, उसको हमने कहाँ डाला? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, हाँ या नहीं? बेचूंगी तो कहाँ पे आएगा? रियलाइजेशन के डेबिट में। लाइबिलिटीज को बेचते नहीं है, लाइबिलिटीज को पे करते हैं। पे किया अगर मैंने कैश में तो टू कैश, एंड अगर मैंने पे नहीं किया, कोई पार्टनर ने ले लिया तो टू पार्टनर। समझ रहा है क्या? जैसे क्रेडिटर्स था 40,000, मैं उनको पे भी कर रही हूँ 40,000, तो कहाँ पे लिखूंगी? रियलाइजेशन में टू कैश 40,000, कैश में क्रेडिटर्स है 40,000 का, पार्टनर ने बोला मैं ले लेता हूँ ये क्रेडिटर्स को 30,000 पे। पार्टनर्स के कैपिटल में बाय रियलाइजेशन 30,000। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 5 लाख और कोई और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो भी हम लाइबिलिटीज तो हमेशा से ही पे ऑफ करते थे, 2 साल पहले भी आज भी पे ऑफ करेंगे। कैसे? टू कैश 5 लाख, कैश में डाउट है? अगर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स पेड 50,000, ये एडजस्टमेंट हुई तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड नहीं थे बट अभी सडनली आ गए तो पे कर देंगे, तो रियलाइजेशन में टू कैश एंड कैश में बाय रियलाइजेशन। सब सिर्फ आपको पूरे इसमें ये समझना है, बैलेंस शीट से असेट्स डेबिट में आए थे, बाहर जाएंगे तो क्रेडिट में। लाइबिलिटीज क्रेडिट में आई थी, बाहर जाएगी तो डेबिट में। डेबिट में कहाँ या क्रेडिट में कहाँ सेकेंड इफेक्ट हम देते हैं? या तो कैश में या पार्टनर्स कैपिटल में। कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल में ऑपोजिट इफेक्ट्स। जो पहली बार डिसोल्यूशन कर रहा है, इजी है, पक्का इजी है, 100%। आगे बढ़ूं? अब सम टैली करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखोगे कि चेक करो सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई क्या, सारे असेट्स टैंजिबल वाले रियलाइज हो गए क्या। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसा दिया हुआ है अ क्रेडिटर वॉज पेड बाय प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर को हमने पे किया, क्या दिया उसको? प्लांट एंड मशीनरी दिया, तो इसकी हम एंट्री ही नहीं पास करते। अगर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए दूसरा असेट यूज किया गया है तो इसकी हम एंट्री ही नहीं पास करते। क्या लॉजिक है? अभी देखो समझता है क्या? नहीं तो याद रखना। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में आया था, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में आया था, क्रेडिटर्स क्रेडिट में आया था। प्लांट एंड मशीनरी को पे करूंगी तो क्रेडिट में लिखूंगी, क्रेडिटर्स को पे करूंगी तो डेबिट में लिखूंगी। डेबिट में भी इफेक्ट दे रही हूँ, क्रेडिट में भी इफेक्ट दे रही हूँ, यानी नो इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स देने ही क्यों है? तो हम सीधा क्या करेंगे? नो एंट्री। कुछ भी लिखा हुआ रहने दो, ऐसे ही करना। हाँ, ऐसे दिया हुआ है कि सपोज क्रेडिटर्स 50,000 है, उनको पार्ट सेटलमेंट में मशीनरी दी है और बाकी पार्ट कैश में दिया है, तो कैश वाले की एंट्री करेंगे, बट ये वाला असेट टू लाइबिलिटी वाली एंट्री नहीं होती है। हाँ हाँ, अगर एक असेट दे रहे हम दूसरी लाइबिलिटी पे करने को एंड इसके साथ कोई और इफेक्ट्स नहीं है, जैसे बाकी का बचा हुआ कैश में दे रहे हैं या बाकी का बचा हुआ असेट की वैल्यू ज़्यादा थी तो उससे कैश ले रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। एक एडिशनल एडजस्टमेंट है, एक असेट दिया एक लाइबिलिटी के टूवर्ड्स, और एडिशनल एडजस्टमेंट है कि बचा हुआ पैसा कैश में दे रहे हैं या बचा हुआ पैसा कैश में ले रहे हैं, इसकी एंट्री होगी। छोड़ देना, जैसे असेट था मेरा 5 लाख का, लाइबिलिटी थी 4,50,000 की, असेट दे दिया लाइबिलिटी को, खत्म, और कुछ नहीं बोला, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। असेट्स था 5 लाख का, लाइबिलिटी थी 4,50,000 की, तो ऐसे बोला है कि असेट दे दिया हमने लाइबिलिटी के टुवर्ड्स
और असेट्स की वैल्यू ज्यादा थी ना 50,000, तो उससे कैश लिया 50,000, तो ये 50,000 की एंट्री आएगी, सिर्फ 50 की, 450 की नहीं, सिर्फ 50,000 वाली एंट्री आएगी। लाइबिलिटीज थे 3 लाख के, क्रेडिटर्स थे 3 लाख के, उनको दे रही हूँ एक प्लांट 2 लाख का प्लस कैश 1 लाख का। 2 लाख का जो प्लांट दिया उसकी तो एंट्री नहीं आएगी, बट जो कैश थे एक्स्ट्रा उसकी एंट्री आएगी। समझ रहा है क्या? एक असेट दिया एक लाइबिलिटी को, उसकी एंट्री आती ही नहीं है। एडिशनल अगर कुछ हो रहा है कैश लेन देन वगैरह, उसकी एंट्री आती है। डाउट? ऐसे नहीं है, अगर वो कैश दे रहा है तो बाय कैश आएगा, नहीं दे रहा है अगर, मतलब इसको लाइबिलिटी मेरे को अनीशा को चुकाना था 3 लाख, मेरे पास 3 लाख नहीं है, मैंने उसको बोला मेरी 5 लाख की कार तू ले ले, मैं उसको ज्यादा वाली कार दे रही हूँ। अब हो सकता है बुक्स में उसकी वैल्यू 5 लाख है पर रियल में उसकी वैल्यू 2,50,000 ही हो, तभी मैं दूंगी ना, नहीं तो मैं 3 लाख की जगह उसको 5 लाख वाली कार क्यों दूंगी? मैं भी लॉजिकल इनफ हूँ। कैश ना, तो वही तो सिखाया ना मैंने, अगर वो कैश दे रहा है, मेरा सुनो, मैं 5 लाख की इसको कार दे रही हूँ, इसको चुकाना कितना था मुझे? सिर्फ 3 लाख, बट मैं इसको 5 लाख की कार दे रही हूँ, तो मैं इसको बोल रही हूँ जो 2 लाख है ना एक्स्ट्रा, वो तू मुझे कैश में दे। अगर वो मुझे कैश में देता है तो इसकी एंट्री आएगी ना कैश रिसीव्ड की। अगर नहीं देता है, मैंने उसको बोला इससे 3 लाख रुपए देने अनीशा को बोला आप 3 लाख मत लो, मेरे से 5 लाख की कार लेके ख़त्म करो। तो आप बोलोगे आप पागल हो क्या, 3 लाख चुकाना है तो 5 लाख की कार क्यों दे रहे हो? अब मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी पागल नहीं हूँ, हो सकता है वो कार की वैल्यू कम हो गई हो इसलिए मैं उसको उतना दे रही हूँ, वरना मैं भी क्यों देती। तो मैं उसको क्या दे रही हूँ? 5 लाख की कार इन सेटलमेंट ऑफ 3 लाख की लाइबिलिटी। इसकी कोई एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी, अगर वो मुझे कुछ कैश वगैरह एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है तो। एक केस हुआ था, शायद इसको बताओ, शायद आप रिलेट कर पाओ। एक केस हुआ था जहाँ पे एक आंटी ने बहुत लोगों के पैसे लिए थे एंड कुछ रीज़न से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब उन्होंने वो पैसे पूरे के पूरे कहाँ डाल के रखे थे? लैंड एंड प्रॉपर्टीज में डाल के रखे थे। अब जिनको जिनको उनको पैसे चुकाने, उसके लिए पहले वो लैंड तो बिकनी चाहिए, लैंड तो बिकनी चाहिए ना। तो वो सामने से क्या ऑफर कर रहे थे, सपोज मेरे को आपको 10 लाख देने और ये लैंड 12 लाख की है, तो आप मेरे से 12 लाख की लैंड ले लो और मुझे 2 लाख कैश में दे दो। समझ रहे क्या? एक लाइबिलिटी पे की, एक असेट देके, असेट की वैल्यू ज्यादा थी तो थोड़ा कैश लिया। क्या नहीं समझ रहा है? इजी है 100%। फिर आप नेक्स्ट चेक करोगे कि पार्टनर्स लोन पे हुआ क्या। अब सुनो, पार्टनर का लोन था 50,000, बट वो ले रहा है सिर्फ हमसे 30,000, तो कैश ही ले रहा है 30,000, तो पार्टनर का लोन अमाउंट था 50,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 आया। उसको पे करते वक्त सिर्फ मैं उसको कैश दे रही हूँ 30,000 का, तो टू कैश 30,000 आया। टैली होगा क्या? बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालूंगी? रियलाइजेशन है ही क्या हमारे पास? रियलाइजेशन, जिसका कोई नहीं होता, कौन होता है उसका? रियलाइजेशन होता है। कहाँ डालना है? रियलाइजेशन में। समझ रहा है क्या? अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट इमेजिन करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, टू कैश 30,000, टैली करोगे 50-50, टू रियलाइजेशन 20,000, तो रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स लोन 20,000। डाउट? या तो सब समझ रहा है या तो कुछ नहीं समझ रहा है। क्या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है?
रियलाइजेशन में सारे असेट्स कहाँ आते हैं? डेबिट में। पे करते हैं तो क्रेडिट में। अगर कैश पे किया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने ले लिया तो बाय इजी है। अनरिकॉर्डेड में भी सेम, सारी लाइबिलिटीज कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। पे किया तो क्या लिखते हैं? पार्टनर ने लिया तो इजी है। किसकी एंट्री नहीं होती है? फुल। एक असेट दिया एक लाइबिलिटी को। फिर सबसे पहले क्या देखना है कि सारे असेट्स टैंजिबल वाले हमने बेच दिए क्या? नहीं बेच दिए तो किस पे बेचेंगे? बुक वैल्यू पे। हाँ या नहीं? इंटेंजिबल की भी नहीं होती है। नहीं, सिर्फ टैंजिबल असेट्स की। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम? लाइबिलिटीज को क्या करें? देखेंगे कि सब पे ऑफ हुई या नहीं। नहीं हुई है तो पे करेंगे किस पे? बुक वैल्यू पे। कुछ नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे। फिर देखेंगे पार्टनर्स लोन टैली करके। पार्टनर्स लोन टैली होने के बाद रियलाइजेशन टैली करेंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस किस में जाता है? कौन से पार्टनर्स? ओल्ड या न्यू? इसमें एक ही होता है, ओल्ड न्यू कुछ नहीं होता है, वो ही पार्टनर्स होते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड न्यू नहीं होता है, गिवन रेशियो। गिवन पार्टनर्स में गिवन रेशियो। समझ रहा है क्या? रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। लॉस हुआ है तो टू रियलाइजेशन लॉस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल को टैली करोगे, बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे? कैश या बैंक में। टू कैश आ रहा है तो कैश में बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय कैश आ रहा है तो कैश में टू पार्टनर्स कैपिटल। एक बार टैली वाला रिपीट करो। वो प्रॉफिट टू प्रॉफिट का कहाँ जाएगा फिर? पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रॉफिट। एंड रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में टू लॉस। पार्टनर्स कैपिटल टैली करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालना है? कैश में। अगर पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश आ रहा है तो कैश में बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश आ रहा है तो कैश में, ये इजी है। फिर लास्ट में कैश हमारा क्या होना चाहिए? टैली होना। कैश टैली हुआ मतलब सम राइट है, टैली नहीं हुआ मतलब सम रॉन्ग है। आपको पहला एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ऊपर से है स्टेट बोर्ड में, इसमें सिचुएशंस है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट, पूरी फर्म इंसॉल्वेंट। अनीशा से पैसे लेने बनते बट वो इंसॉल्वेंट हो गई है तो मैं उसकी पार्टनर हूँ, मेरे को उसकी डेफिशिएंसी बेयर करनी पड़ेगी। अगर हम दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, फर्म के पास पैसे ही नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ को कम अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जैसे क्रेडिटर्स को पे करना था 50,000, बैंक लोन को पे करना था 30,000, टोटल 80,000, और मेरे पास है ही 50,000, तो ये रेशियो में स्प्लिट करके बचा हुआ कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट बनता था और उसमें कैपिटल डेफिशिएंसी डाली। तो बहुत कुछ है स्टेट बोर्ड में। आपको बेसिक है कि हमारे पास भरपूर कैश है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है। हाँ, पहली बार ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो स्टेट बोर्ड को आता है। एक ये और एक चैप्टर था एनपीओ, 3 साल पहले तक आपकी बुक में था। पहले 11th में था, 11th सीबीएसई, वहाँ से निकल के उनको समझा नहीं 11th के लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 12th सीबीएसई के लिए डाला। फिर उनको समझा 12th वालों के लिए भी बहुत डेंजर चैप्टर है वो, फिर 12th से भी निकाल दिया। तो अगर आप एनपीओ मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स जो लोगों की भलाई कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गन, उनका ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो स्टेट बोर्ड को है। आपके इसमें हिम्मत ही नहीं हुई उनकी रखने की। एक साल 11th में रखा, एक साल 12th में रखा, थर्ड ईयर निकाल दिया। स्टेट बोर्ड में आज भी है। इसके अलावा लास्ट पार्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अन्य बाकी है। डाउट, मैं पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये नोट्स से सिखा रही हूँ, आ जाओ नोट्स पे। ये मैं थोड़ा इधर कर दूँ, आपका ये आधा हाथ चला है। जाने मेरे हाथ को क्या है? अभी मत हिलाओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करूँ स्टार्ट। अब सुनो, हाँ,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, पहले उसकी भावनाओं को समझो। मैं बिजनेस बंद कर रही हूँ तो मुझे असेट बेचना है, लाइबिलिटी को पे करना है। अब मैं बिजनेस बंद कर रही हूँ तो मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट बहुत कम बचा है, मैं कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ, या मेरे और मेरे पार्टनर के झगड़े हो सकते हैं, बंद करने में भी झगड़े हो सकते हैं। एक का खोलते टाइम झगड़ा हुआ था, ये दोनों ने डिसाइड किया बिजनेस खोलते हैं, पार्टनरशिप उन्होंने खोला, फिर उन्होंने ओपनिंग की। मेरे सर ने ये स्टोरी बताई थी, सर को बुलाया था ओपनिंग पे। एक हफ्ते बाद सर मिले, सर ने बोला कैसे चल रहा है तुम्हारा? बोल रहा है नहीं हमने डिसोल्यूशन के लिए डाला है। सर ने बोला क्यों? तो बोला हमारा झगड़ा हो गया, हमारी नहीं बन रही है। बोला एक हफ्ते में किस बात पे झगड़ा हुआ? वो ओपनिंग पे उन्होंने क्या स्नैक्स रखना था, वो समोसा और वड़ा पाव पे उनका झगड़ा हो गया था और डिसोल्यूशन हो गया। तो ओपनिंग पे झगड़े हो सकते हैं, तो ये तो क्लोजिंग है, हाँ या नहीं? क्लोजिंग यानी पैसों की मारा मारी है। तो हाँ, तो मैं और अनीशा हम दोनों का बिजनेस है, हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हम दोनों को लगता है कि हम दोनों सही पर्सन्स नहीं है, तो हमने लवीना को अपॉइंट किया। लवीना को हम बोलेंगे ये ले हमारे सारे असेट्स, ये ले हमारी सारी लाइबिलिटीज़, आप सारे असेट्स बेचो, आप सारी लाइबिलिटीज़ पे करो, फिर जो बचता है वो आप हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या लवीना ये सब फ्री में करेगी समाज सेवा? उसके लिए वो क्या लेगी? कुछ फीस लेगी। उस फीस को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दूसरा, असेट्स जब हम बेचते हैं, मशीनरी है बेचनी है, तो सामने वाले को बोला खरीद ले, उसने बोला हाँ ठीक है, मेरे यहाँ तक पहुँचा, उसको बोला तू लेके जा, बोला जा नहीं चाहिए। ऐसे होता है क्या? आपको उसके दुकान तक पहुँचा के देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो वो ट्रांसपोर्टेशन का, कैरेज का, लैंड एंड बिल्डिंग है, मैंने उधर लिखा है लैंड फॉर सेल, मनस्य आई, बोला कितने को दोगे? मैंने बोला 1 करोड़। पागल है, इतनी सी जमीन 1 करोड़ को? किसने बोला है तुमको 1 करोड़ इसकी वैल्यू है? बोला मैं खुद डिसाइड किया 1 करोड़। तो मेरे को पागल समझ के चली गई। मैं ऐसे कोई भी रैंडम फेंका फेंकी अमाउंट लिख सकती हूँ क्या? मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो है कितने की। वैल्यूएशन निकालने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं। अब मैं ये वाली ज़मीन, अगर मैं आज ये मेरा फ्लैट बेचने को निकालती हूँ, तो मेरे को प्राइजेस कैसे पता चलेगा कि ये मैं फाइनली कितने में बेच सकती हूँ? आजू बाजू के एरिया में सेम फ्लैट कितने को बिका है? अब 2 महीने पहले ही सपोज मेरा बाजू वाला फ्लैट 80 लाख में बिका है, बट अब मैं मेरे फ्लैट की वैल्यू सिर्फ 50 लाख कर रही हूँ, कम में बेच रही हूँ। क्यों कोई मेरे से कम में ले रहा है, या क्यों मैं 80 लाख में नहीं दे रही हूँ? हमारे बिल्डिंग में सुसाइड हो गया रिसेंटली, बिल्डिंग की प्राइजेस गिर गई है। या इसने 80 लाख को बेचा है कल, मैंने आज बेचने को निकाला है 1 करोड़ में, एक दिन में 20 लाख वैल्यू कैसे क्या बढ़ गई? अभी कल ही हमारा प्लान सैंक्शन हो गया है, ये रीडेवलपमेंट में जा रहा है, और जो भी लेगा उसको एक और BHK मिलेगा। समझ रहा है क्या? कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो इन सब के लिए वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए किसको पैसे दूंगी मैं? वैल्यूएशन ऑफिसर को। समझ रहा है? कल इसने फ्लैट बेचा है 50 लाख को, आज मैंने फ्लैट निकाला है फ्लैट फॉर सेल 20 लाख, 30 लाख रुपया कम। कैसे? अब पता चला हमारी बिल्डिंग पूरी डिस्प्यूटेड है, ये एक फार्मर की ज़मीन है जिससे बिल्डर ने हड़प ली थी और बिल्डिंग बना ली थी। तो कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने निकाल दिया है नहीं, ये फार्मर को देना पड़ेगा वापस। तो बिल्डिंग टूट सकती है, या हम पूरे फ्लैट वालों को मिलके उसको कॉम्पनसेट करना है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे होता नहीं है, रेरा में इसके अलग रूल्स है, बिल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बट ठीक है आप फिलहाल ऐसे समझो। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या बात कर रही हूँ? ये सब खर्चों को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मोस्टली ये रियलाइजेशन एक्सपेंस किसकी जिम्मेदारी है? पार्टनर्स की कि फर्म की? पार्टनर की या फर्म की? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी और अनीशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये खर्चे, या पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये खर्चे? हम दोनों की क्यों है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो ये बिजनेस के खर्चे है ना। एट द एंड वो बेयर हम दोनों करेंगे, प्रॉफिट या लॉस हम दोनों के मत्थे ही आना है, वो अलग बात है।
बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेस की है, हाँ या नहीं? बिजनेस अगर खर्चा बेयर कर रहा है, पे कर रहा है, एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बिजनेस में से बाहर जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट, कहाँ डेबिट करूंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। डाउट? एक और एक चीज़ होती है, अगर मैंने लाइबिलिटीज़ बोला कि मैं पे ऑफ करूँगी, आपने मुझे इतनी अमाउंट दी पर लाइबिलिटीज़ उससे कम की आई पे ऑफ करने को, तो बाकी का अमाउंट मैं वापस रख देती हूँ, वो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? वो रियलाइजेशन में ही है, नेक्स्ट पार्ट, लाइबिलिटी में नहीं है, रियलाइजेशन में। कैश में भी आता है इसका बाय रियलाइजेशन। डाउट? अगर रियलाइजेशन के खर्चे बोन बाय फर्म है बट पेड बाय पार्टनर है, खर्चे किसके है? बिजनेस के, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेस की है, पे करना किसको चाहिए था? बिजनेस को पे करना चाहिए था, बट फिलहाल के लिए बिजनेस के पास थोड़ा पैसों का ऊपर नीचे चल रहा है, तो लवीना ने मेरे को फ़ोन किया, बोला सुनो ना ये ड्राइवर खड़ा है, इसको वो मशीन लेके जानी है, आप इसको पैसे दे दो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं क्यों दूँ? आप सारे असेट्स बेच रहे हो, आप सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करो, पूरे पैसे आपके पास है, लास्ट में आपको हिसाब करना है तो आप खुद जाके दो। उसने बोला अरे बाबा आप दे दो, मैं बाद में दिखा दूंगी कि फर्म आपको पैसे दे देगा। समझ रहा है क्या? तो फर्म के अकाउंट में से फिलहाल कैश गया क्या? नहीं गया, बट खर्चे तो फर्म के हुए हैं क्या? हाँ हुए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वैसे हम टू कैश कर रहे थे, अब टू कैश करने की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहा है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाएगा ये खर्चे तो और क्रेडिट। कैश में पे किया तो रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर ने पे किया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। डाउट? इजी है। नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ रही हूँ। व्हेन फर्म पेज अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन फॉर अंडरटेकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड पार्टनर इज टू बेयर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। फर्म ने क्या बोला है? हमने लवीना को बोला आप सारे एसेट्स बेचो, सारी लाइबिलिटीज रियलाइज करो। लवीना ने देखा, बोला यार मेरे से ज़्यादा तो एसेट्स की वैल्यूएशन पार्टीज को आप जानते हो, तो लवीना ने बोला एक काम करो दीदी, आप करो, आप सारे एसेट्स बेचो, आप सारी लाइबिलिटीज रियलाइज करो, पैसों का हिसाब मैं रखती हूँ। मैं उसको बोला मैं क्यों करूँ, अनीशा को बोल। बोली बस क्या है ऐसे करो। मैंने बोला मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूँ? तो बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, आप ये रियलाइजेशन के खर्चे आप उठाओ, हम आपको एक फिक्स्ड सैलरी देते हैं 5,000 की। अब खर्चे 2,000 हुए, 8,000 हुए, 5,000 हुए, हमको उससे संबंध नहीं, हम आपको फिक्स्ड सैलरी दे रहे हैं 5,000 की, पूरे रियलाइजेशन के खर्चे आप कर दो। ये आपको भी सैलरी देगी? ये मुझे नहीं दे रही है, फर्म मुझे सैलरी दे रहा है रियलाइजेशन करने के लिए। अब पूरे फर्म के अकाउंट्स उसके हाथ में, हाँ या नहीं? फर्म मुझे सैलरी दे रहा है कि पूरा रियलाइजेशन का खर्चा आप देख लो। अब फर्म मुझे फिक्स्ड कितना दे रहा है? 5,000। एक्चुअल खर्चे 2,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 8,000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो मेरे सिर। फिलहाल मेरे को फर्म कितना दे रहा है खर्चा? 5,000। तो फर्म के हिसाब से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सिर्फ कितने हैं? 5,000, जो मुझे दे रहा है सैलरी, मुझे देगा एज सैलरी एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो डेबिट होंगे ही, बिजनेस के तो खर्चे हो रहे, टू कैश की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या यहाँ पे एक्चुअल खर्चे कुछ मायने रखते हैं क्या? फर्म ने जितनी सैलरी दी वो इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट। समझ रहा है? पक्का समझ रहा है क्या? कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, नहीं। सिर्फ पार्टनर्स में ही सब होगा। कोई डाउट है? और फिर उसको सैलरी क्यों बोलेंगे और कमीशन क्यों नहीं बोलेंगे? क्या फर्क है? नहीं, उनकी सैलरी हम एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे देते रहते हैं बार बार। ऐसे तो आप बोल सकते हो कमीशन इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। सैलरी भी मत बोलो, कमीशन भी मत बोलो। तो रेम्यूनरेशन ही बोल दो सीधा। हाँ रेम्यूनरेशन, ओके। नहीं, एग्जाम में सैलरी का तो तुम मत सैलरी का इफेक्ट किधर जाएगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल।
रियलाइजेशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। समझ रहे हैं? लास्ट पार्ट, व्हेन फर्म एग्रीज टू पे रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी टू द पार्टनर who is carrying out dissolution work and also bear the dissolution expense। सुनो सुनो सुनो, फोर्थ केस क्या है? फर्म मुझे पार्टनर को सैलरी भी दे रहा है ये सब कारनामा करने के लिए, असेट्स की वैल्यू पूछवाने के लिए, लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए मुझे सैलरी भी दे रहा है, प्लस जो खर्चे होंगे ना असेट्स बेचने में, ट्रांसपोर्टेशन के, वैल्यूएशन ऑफिसर के, ये सब भी फर्म ही बेयर कर रहा है। थर्ड और फोर्थ केस में फ़र्क क्या है? थर्ड केस में फर्म ने मुझे सैलरी दे दी और बोला अब जो भी खर्च होता है तू तेरा देख के ले। फोर्थ केस ने फर्म ने मुझे सैलरी दी है प्लस खर्चे भी फर्म के सिर ही है। अगर इन रियल लाइफ होगा तो फोर्थ केस ही होगा। हाँ, इन रियल लाइफ फोर्थ केस ही होता है ना? नहीं नहीं, सैलरी अलग से मिलेगी और वो खर्चे पूरे भी वो खुद इनकर। क्यों खुद से पे करेगा? कोई पार्टनर क्यों खुद से पे करेगा? थर्ड केस कब वैलिड होगा? जब सैलरी बहुत ज्यादा हो। भाई मेरे को परवड़ना भी चाहिए, खर्चे करने के बाद भी मेरे पास कुछ बचना चाहिए, तो थर्ड केस वैलिड है। नहीं तो फोर्थ केस ज्यादा जेन्युइन है, मैं रियलाइजेशन करवा रही हूँ, उसकी मुझे सैलरी दो प्लस रियलाइजेशन के सारे खर्चे दो। अब जैसे मैं ऑडिट्स पे जाती थी चाकंड साइड, तो ऑडिट पे जाने की सैलरी मिलती थी मेरे को और आने जाने का खर्चा वो भी फर्म बेयर करता था, रीइंबर्समेंट मिलता था। अगर फर्म ने मुझे बोला नहीं नहीं जो है सिर्फ सैलरी है, आना जाना तू तेरा देख के ले, तो मैं ज़्यादा सैलरी डिमांड करूँगी, परवड़ना तो चाहिए ना। समझ रहा है क्या? तो अब फर्म के सिर्फ 2 खर्चे हैं, एक मेरी सैलरी भी फर्म का खर्चा है और ये खर्चा भी फर्म, एक्सपेंसेस भी फर्म के एक्सपेंस है, खर्चे है। एंट्री सुनो, हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू पार्टनर्स कैपिटल फॉर द सैलरी पार्ट, realization expenses to partners capital for the salary part, and second realization expenses to cash for the expense part। एक्सपेंस कैश डाउट? आई होप अगर पेपर ट्रिकी बनाना है उनको तो वो डिसोल्यूशन में सिर्फ रियलाइजेशन के केसेस डाल सकते हैं। एक सम है वैसा आपके बुक में जहाँ पे अलग अलग केसेस दिए हुए हैं और सिर्फ रियलाइजेशन वाली एंट्रीज करनी है और कुछ भी नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज करनी है, यानी ये फ्लो चार्ट। एक और बार रिवाइज करा रही हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के खर्चे, फर्म ने पे कर दिया रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के खर्चे, बट फिलहाल के लिए पार्टनर ने पे किया रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के खर्चे, बट फर्म ने पार्टनर को बोला कि हम तेरे को सैलरी देते हैं तू सब कुछ खुद देख, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू पार्टनर सैलरी वाला अमाउंट। फोर्थ केस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के खर्चे, बट उन्होंने पार्टनर को बोला आप रियलाइजेशन अंडरटेक करो, असेट्स की वैल्यू निकालो, लाइबिलिटीज को सेटल करो, उसके लिए हम आपको अलग से सैलरी भी देंगे प्लस जो भी खर्चे हो रहे हैं वो हम बेयर करेंगे। जो सैलरी देंगे उसके लिए एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, जो खर्चे बेयर करेंगे उसके लिए एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। एक लास्ट फिफ्थ वाला है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर एक्स आर बोन बाय पार्टनर वाई। मेरे को खर्चा करना था बट मेरे जगह फिलहाल अनीशा ने पे किया, खर्चा बेयर किसको करना था? मेरे को, मेरे जगह पे फिलहाल किसने पे किया है? अनीशा ने पे किया। समझ रहा है क्या? तो मेरे अकाउंट से पैसे निकलने चाहिए, अनीशा के अकाउंट में पैसे आने चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। मेरे अकाउंट में से निकालना है, यानी मुझे क्या करना है? डेबिट करना है, और अनीशा को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो काजोल्स अकाउंट टू अनीशास अकाउंट, इजी है। डाउट? एंड करें, डिसोल्यूशन बंद करें।